अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वर्ब। वर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि हम जिसके बगैर कोई भी सेंटेंस मुकम्मल नहीं है। किसी सेंटेंस में प्रोनाउन ना आए कोई बात नहीं, सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है। प्रपोजिशन ना आए कोई बात नहीं। सारी चीज़ें कुछ भी ना आए, लेकिन नाउन और वर्ब ज़रूर होना चाहिए। नाउन की जगह आप प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये दो चीजें जरूरी हैं, जिनमें एक सबसे बड़ा है वर्ब। वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं। फिर हम हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे भी सेंटेंसेस आते हैं जो हम बोलते हैं कि आई एम आमना खान, तो इसमें कहाँ है वर्ब? इसमें वर्ब है। एम जो है वो वर्ब है। अभी आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे इस चीज को लेकर कि एम कैसे वर्ब हो गया, इसमें तो कोई एक्शन नहीं आ रहा। असल में जो हमें वर्क की जो डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, वो मोस्टली आधी पढ़ाई जाती है स्कूल्स वगैरह के अंदर। हमने सिर्फ ये पढ़ा है वर्ड वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। अब जो हम वर्क की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे वर्क के हवाले से। वर्क बिल्कुल एक हलवा लगने लगेगा हमें। बहुत इजी है। बस इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझने की जरूरत है। बहुत ज्यादा एक हवा नहीं है जिसको हमने वर्ब हमें इतना मुश्किल लग रहा होता है, जबकि ये इतना मुश्किल नहीं है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने की जरूरत है, और एक प्रॉपर डेफिनेशन जो कि हमने इस चीज के अंदर जो बनाई हुई है, प्रॉपर डेफिनेशन, उसको हमें देखने की जरूरत है। वर्ब आर द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शंस, इवेंट्स और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब ऐसे अल्फाज हैं जो कि एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं, यानी किसी भी जगह पे कोई एक्शन हो रहा हो तो वो वर्ब होता है। कोई इवेंट हो, वो भी वर्ब होता है। कोई भी इवेंट हो जाना, कोई एक्सीडेंट है, कुछ भी, एनीथिंग। या फिर स्टेट ऑफ बीइंग, किस स्टेट के अंदर है, जो कि शो करवाए किसी स्टेट को। ठीक है। तो इन तमाम चीजों को हम कहते हैं वर्ब। अब इन चीजों को आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे ही आगे चलते रहेंगे, इनको देखते रहेंगे ये क्या है असल में इनकी। जब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, एक्शन के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, सारी की सारी चीजें। एग्जाम्पल्स में हम देख लेते हैं। रीडिंग। रीडिंग जो रीडिंग है या रीड है, ये दोनों के दोनों वर्ब्स हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्शन हो रहा है कुछ। अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड क्या है? मेंटल एक्शन है एक्शन ही, लेकिन मेंटल एक्शन है। आपको दिख नहीं रहा लेकिन हो रहा है, काम कर रहे हैं। प्ले। प्ले क्या है? एक फिजिकल एक्शन है। थिंक। थिंक भी एक मेंटल एक्शन है। कोई भी, चाहे मेंटल एक्शन हो चाहे फिजिकल एक्शन हो, कैसा भी एक्शन हो, वो सारे के सारे वर्ब के अंदर ही आएंगे। और स्टेट ऑफ बीइंग, एम, आर, वॉज, अच्छा आई नहीं आएगा इधर। वॉज, वर, हैव, हैज, ये सारे के सारे हमारे पास वर्ब है। अब ये कैसे वर्ब है? बेसिकली ये स्टेट ऑफ बीइंग है। मैं अपना बता रही हूँ, आई एम आमना खान। तो मेरी ये स्टेट है कि मैं हूं आमना। ठीक है। या फिर अगर मैं कोई छोटा अल्फाज यूज करूं, लाइक दे आर प्लेइंग, तो प्लेइंग तो इसमें एक्शन है ही है, लेकिन आर जो है वो बता रहा है कि वो लोग ही खेल रहे हैं, अभी खेल रहे हैं। अब उस आर से हमें क्या पता चलेगा? कि यहाँ पर प्लेड नहीं आएगा, पास्ट टेंस यूज नहीं होगा यहाँ अभी। ये अभी इस स्टेट के अंदर है। वर के अंदर क्या होगा या वॉस के अंदर क्या हो, वो उस स्टेट के अंदर थे, या मैं इस स्टेट के अंदर थी। उस टाइम हमें इन स्टेट ऑफ बीइंग से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो आगे वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, प्रेजेंट में आएगा, पास्ट में आएगा, पास्ट पार्टिसिपल में आएगा, किस में आएगा। ये तीनों भी हम आहिस्ता आगे चल के, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम इनको भी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इन सब का कनेक्शन वर्ब के साथ ही होता है, प्रेजेंट का, पास्ट का। हमें वर्ब की फॉर्म से ही पता चलता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो आया, प्रेजेंट में बोला गया है, पास्ट में बोला गया है, किस चीज के अंदर बोला जा रहा है वो। ठीक है। फ्यूचर की बात है, किसकी बात है? ठीक। अब ये जैसी ये तमाम अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो इसको हम कहते हैं, हमने एक नाम सुना होगा हेल्पिंग वर्ब्स का। तो ये होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स। ये स्टेट ऑफ बीइंग जो है ना, वो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक। ये वर्ब को बेसिकली हेल्प करती है
ये दिखाती है, शो करती है बहुत सारी चीजों को। ये वर्ब को हेल्प कर रही होती है कि वो किस तरीके से आगे परफॉर्म कर रहा है। ठीक। अब इसकी हम अभी, मुझे ये मालूम है अभी बहुत सारी चीजें जो है ना वो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी, लेकिन जैसे ही हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहेंगे ये सारी की सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट पे हमारे पास टाइप ऑफ वर्ब्स। ये टाइप्स जितनी भी हमारे पास हैं, ये हमारे पास, जी बिल्कुल, आई की जगह इज ही आएगा। ये गलती से मैंने एस लगाना मैं भूल गई थी। अच्छा, टाइप्स ऑफ वर्ब हमारे पास 9 है। एक्शन वर्ब है, स्टेट वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल वर्ब है, रेगुलर है, इररेगुलर है और फ्रेजल वर्ब है। ये 9 टाइप्स हैं। ये 9 टाइप्स अभी बहुत मुश्किल लगेंगी, लेकिन जैसे ही हम इनको पढ़ेंगे ये हलवा लगने लगेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब अपने नाम से ही जाहिर है, एक्शन होना। द वर्ड दैट शोज एक्शन, कोई भी ऐसा वर्ड जो कि एक्शन का होना बता रहा हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, किसी भी टेंस के अंदर हो, बस वो किसी एक्शन का होना बता रहा हो, कोई एक्शन हो रहा हो, चाहे मेंटल हो रहा हो या फिजिकल हो रहा हो। एग्जाम्पल है हमारे पास, ही जम्प्स, आई ईट, शी लाव्ड, सना ईट्स, दे प्ले। तो ये जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं इनके अंदर जम्प्स, लाव्ड, ईट, प्ले, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो एक्शन वर्ड है। कोई एक्शन हो रहा है, जंप कर रहा है वो लड़का जंप कर रहा है, तो वो जंप कर रहा है, वो फिजिकल एक्शन कर रहा है। ठीक। तो ये है हमारे पास एक्शन वर्ब्स। ये तो आई आई थिंक इनके अंदर तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ये बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होंगे। अब आते हैं स्टेट वर्ब्स। स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं? वो जो पहले हमने अपनी डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था, स्टेट ऑफ बीइंग, वो है ये स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब बेसिकली हमारे पास होते हैं जो कि थॉट्स को दिखाते हैं, शो करते हैं, ओपिनियंस को, सेंसेस को, परसेप्शन को, पोजीशन को, इमोशन को, फीलिंग्स को और पोजेशन को। ठीक। अब इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जितने भी ओपिनियंस आएंगे, जितने भी थॉट्स होंगे, जितनी भी परसेप्शंस होंगी, वो सारी की सारी इसमें आएंगी। वो कैसे है? जैसे कि अगर हम ओपिनियंस और थॉट्स को देख लें, तो आई अग्री, अब इसमें कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन मेरा ये थॉट है, एग्री जो है उसके अंदर मेरा ये थॉट है, मैंने इस बात से एग्री कर लिया। या फिर शी बिलीव्स, इसमें भी जो बिलीव है वो कोई काम नहीं हो रहा, ना ही वो मेंटल काम हो रहा है, ना ही वो फिजिकल काम हो रहा है, लेकिन वो स्टेट ऑफ बीइंग है कि उसने ये वाली बात बिलीव कर ली। ही थिंक्स, अब ही थिंक्स के अंदर उसने सोचा। ठीक है। यहां पर जो है, ये वाली जो चीज है यहाँ पर ही थिंक्स नहीं आएगा। अच्छा, थिंक जो है वो हमारे पास एक प्रॉपर मेंटल स्टेट है, एक एक्शन है जो कि प्रॉपर मेंटली एक्शन हो रहा है। ठीक। लेकिन एक तरीके से थॉट भी है ये। ठीक। लेकिन अब हमारे पास आता है सेंसेस एंड परसेप्शन। सेंसेस एंड परसेप्शन के अंदर क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा स्मेल, इट इट स्मेल्स गुड। ठीक। या लुक, आई लुक्स गुड। फील, शी फील्स, सी, दे सी आ हेलीकॉप्टर। अपेयर, इट अपेयर्स नाइस। तो ये वाली तमाम चीजें जो परसेप्शन के लिए या फिर सेंसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। सेंसेस हमारे जो हैं वो, उसके अलावा परसेप्शन, ये हम किस तरीके से चीज को परसीव कर रहे हैं, हमारा चीज को लेने का तरीका किस तरीके का है। अपेयर है, ये एक परसेप्शन है। ठीक। लुक है, ये एक परसेप्शन है। फिर आता है हमारे पास फीलिंग्स और इमोशंस। अब फीलिंग्स और इमोशन में आ जाता है लव, हेट है, वांट है, लाइक है, डिसलाइक है। ये तमाम ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ब्स, ये हैं स्टेट ऑफ बीइंग जो कि फीलिंग्स और इमोशंस से कनेक्टेड होते हैं। लव है, हेट है, ये इमोशन है ना एक हमारा, या हमें कुछ चीज चाहिए, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट। तो वो जो हमें चाहिए है वो हमारी फीलिंग है, वो हमें कुछ ये कोई एक एक्शन नहीं हो रहा, फिजिकल एक्शन या फिर मेंटल एक्शन, ये एक फीलिंग है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास पोजीशन, पोजेशंस। हैव, हैज और हैड। जैसे आई हैव अ पेट, शी हैज अ पेट। ठीक। इसके अलावा दे हैड अ पेट। ये जो हैव, हैज और हैड है ना, ये इस्तेमाल होता है हमारे पास
थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और उसके लिए प्लरल के लिए। जैसे हमारे पास अब हैव और हैड हैज है, ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, और हैड जो है वो प्लरल के लिए इस्तेमाल होता है। और हैव जो है वो हमारे पास एक उसके लिए इस्तेमाल होता है, जैसे अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ फर्स्ट पर्सन की, और अपने सामने वाले जिससे मैं बात कर रही हूँ यानी सेकंड पर्सन जो है उसके लिए इस्तेमाल होगा हैव। बाकी जो थर्ड पर्सन है उनके लिए हैज इस्तेमाल होता है। ठीक। जैसे शी हैज अ कैट, ही हैज अ कैट। ठीक। फिर आता है हमारे पास पोजीशन। अब पोजीशन क्या है हमारे पास, जैसे आई एम अ टीचर। ठीक। मैं जो एम है ना इसके अंदर वो है पोजीशन, बता रहा है ये कि मैं अभी टीचर हूँ, पहले नहीं थी, मैं अभी टीचर हूँ, मेरी ये पोजीशन है, ये मेरी अभी मैं इस पोजीशन के ऊपर हूँ। इसके अलावा ही लिव्स इन जापान। अब इसके अंदर जो लिव्स है वो एक एक्शन नहीं है, लेकिन वो उसकी स्टेट बता रहा है कि वो अभी भी रहता है जापान के अंदर। या शी इज अ डॉक्टर। तो जो शी इज है वो बता रहा है कि वो अभी एक डॉक्टर है, वो पहले नहीं थी, ये ना ही वो होगी। स्टेट ऑफ बीइंग जो है ना वो हमें ये बता रही है, पोजीशन है ये हमारी, किस पोजीशन के ऊपर है ये। ठीक। ये है हमारे पास स्टेट ऑफ वर्ब्स। ये पांच है हमारे पास। ये थोड़े से आपको लगेगा थोड़ा मुश्किल सा, लेकिन इसको बहुत इजी सी मैं ट्रिक बताती हूँ। अब ये इतने सारे होते हैं हमें नहीं समझ आ रहा होता कौन कौन से स्टेट ऑफ वर्ब होंगे। ठीक। इसको देखने का आसान सा तरीका है वो ये है कि आप पहले ये देख लें कि या तो फिर कोई मेंटल काम या फिर कोई फिजिकल वर्क तो नहीं हो रहा। अगर वो नहीं हो रहा बाकी सारे के सारे वर्ब्स ये वाले वर्ब्स हैं स्टेट। ठीक। जैसे आई अग्री, स्टेट वर्ब है जो आपको पोजीशन दिखा रहा हो, बस जो आपको पोजीशन दिखा रहा हो किसी भी चीज की, जो शो कर रहा हो किसी भी थॉट को, ओपिनियन को, फीलिंग को, इमोशन को, सेंसेस को, पोजीशन पोजेशन को, पोजीशन को, वो तमाम की तमाम हमारे पास स्टेट ऑफ वर्ब आएंगे। इसके बाद आता है हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब जो है उसके लिए ये ऐसा वर्ब है जिसको कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे कि शी लाफ्ड, वी ईट, ही जंप्स। अब क्या होगा, ही ड्राइव्स, आई रीड। तो ये तमाम जितने भी ऐसे अल्फाज होंगे हमारे पास जिसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं यूज हो रहा होगा, जिस सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा होगा, जिसको नीड नहीं होगी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, वो होंगे हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब। जो वहां पर वर्ब्स इस्तेमाल होंगे वो इंट्रांजिटिव होंगे। अच्छा, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब एक अलग टाइप ऑफ कैटेगरी है। ठीक है। एक्शन वर्ब में ये है कि कोई एक्शन हो रहा हो, चाहे मेंटल है या फिजिकल है। स्टेट वर्ब ये है कि कोई ओपिनियन शो हो रहा हो, कोई इमोशन हो, बस वो स्टेट बता रहा हो, उसकी स्टेट ऑफ पोजीशन बता रहा हो, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा हो। ठीक। अब इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब एक अलग बेस के ऊपर है। वो है जब आपका सेंटेंस बनेगा, वो अलग से नहीं आएगा। इसमें जब तक आपका सेंटेंस नहीं बनेगा आपको पता नहीं चलेगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा और ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा। इंट्रांजिटिव वर्ब वो है जिसके अंदर आपको डायरेक्ट नीड नहीं होती ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट ना भी हो तो हमें समझ आ रहा है कि ही जम्प्स, उसने छलांग लगाई। वी ईट, हमने खाना खाया। शी लाफ्ड, वो हंसी। अब वो किस पे हंसी वो जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी जुमला मुकम्मल है। ठीक। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उनके अंदर क्या है, जब वो ऐसे वर्ब्स जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उनकी नीड होती है, अदरवाइज आपको बात समझ नहीं आती। जैसे कि ही सपोर्ट्स व्हाट, किस चीज को सपोर्ट करता है भाई वो, ही सपोर्ट्स हिज कंट्री, वो अपने कंट्री को सपोर्ट करता है। शी लेफ्ट व्हाट, कहाँ छोड़ा उसने, शी लेफ्ट द जॉब। या फिर आई लव व्हाट, आई लव माई कंट्री। तो ये तमाम चीजें, तमाम ऐसे अल्फाज ऐसे सेंटेंस के अंदर जब तक ये आएगा तब वो बनेगा ट्रांजिटिव या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक। जैसे कि अब आपको एक लफ्ज से मैं बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझा देती हूँ। जैसे कि अगर कोई जुमला है,
ही लेफ्ट द सिटी। तो इसमें लेफ्ट जो आ रहा है वो क्या है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? ही लेफ्ट द सिटी, इसके अंदर ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट की नीड है, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है, वरना हमें पता नहीं चलेगा कि उसने क्या लिफ्ट किया। लेकिन अगर इसी लफ्ज का हम एक और जुमला बनाए, आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क ही लेफ्ट, इसमें जो लेफ्ट यूज हुआ है वो इंट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके बाद कोई आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं है। हमने एक बात कही कि आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया। किस तरीके से? पहले अपना काम मुकम्मल करने के बाद उसने छोड़ दिया। अब समझ आ गया है हमें, एक इनडायरेक्ट हमें एक चीज मिल गई है कि उसने वो जगह छोड़ दी होगी, ऑब्वियस सी बात। ठीक। इंट्रांजिटिव वर्ब है ये। तो डिपेंड करता है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब का कि वो किस तरीके से सेंटेंस के अंदर जब यूज होंगे तो हमें पता चलेगा। अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, सॉरी, वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब, सीधी बात। और इसके अंदर कोई मास्टर माइंडिंग नहीं है। इसके बाद हमारे पास आता है, अगर इनमें कोई सवाल है तो आप लोगों में से कोई कर सकता है, फिर हम आगे चलते हैं। ये एक हमें बार याद ये करने again का क्या बता। मकसद फायदा होगा? अच्छा, इसको याद नहीं करना है, इसका कॉन्सेप्ट समझना है। इसको समझने का हमारा ये होगा कि जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे ना तो हमें पता चलेगा कि हम कोई वर्ब अगर यूज करें तो हमें किसके बाद कौन सा वर्ब इस्तेमाल करना है। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, वर्ब पढ़ाने के बाद उसका कॉन्सेप्ट भी हमें समझना होगा। अब अगर मैं एक अब मुझे यूज करने के लिए बोला है कि आप कोई वर्ब यूज करें, ठीक है, अगर मुझे वहां एक्शन वर्ब यूज करना है और मैं उधर स्टेट ऑफ बीइंग या फिर ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा कोई यूज कर दूंगी तो फिर मसला हो जाएगा, वो फिर मेरा सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। इसके समझने का और इसको पढ़ाने का सिर्फ एक ही यही मकसद है कि हमें पता चले कि हम अपने सेंटेंस की जो स्ट्रक्चरिंग करते हैं उसमें हमें कौन सी चीज किस वक्त जरूरी होती है और कौन सी चीज कहाँ पर जानी चाहिए। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग चैट में मुझे बता दें ताकि मुझे पता चल जाए। अच्छा, अब हमारे पास है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो भी बहुत आसान है, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा आप लोगों को अभी एक दफा के लिए डिफिकल्ट लगेगा। ये ऐसे अगर यहाँ पर जिस तरीके से लिखा हुआ है, दीज वर्ब आर यूज टू सपोर्ट द मेन वर्ब्स, बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स जिन्हें कहते हैं हम, वो ये हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था, एम, इज, वॉज, वर, ये सारे वो हैव, हैज, ये हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है और ये मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए होता है। मेन वर्ब को ये सपोर्ट कैसे देते हैं, ये बताते हैं कि किस जगह पे कौन सा वर्ब यूज होगा, पास्ट का, प्रेजेंट का या फ्यूचर का, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। ये वाली चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब भी हमने अपनी ये स्टार्ट की थी क्लास। ठीक है। अच्छा, तीन मोस्ट कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, वो है बी, डू और हैव। ठीक। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा चीज थी जो मैंने आपको बताई। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स हैं, आई एम कुकिंग फूड, इसके अंदर जो एम है ना वो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है। अब ये बता रहा है कि मैं अभी ये काम कर रही हूँ, आई एम कुकिंग फूड, तो हमें ये पता है कि यहाँ कुक नहीं आएगा, आई एन जी की फॉर्म इस्तेमाल होगी, क्योंकि वो काम अभी हो रहा है, इट इज इन प्रोसेस। ठीक। इसी तरीके से शी डज नॉट टॉक मच, अब इसके अंदर डज जो है वो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है। हमें ये पता चलेगा कि आगे हमें किस तरह का वर्ब लगाना है। हम आईएनजी नहीं लगा सकते, हम ईडी नहीं लगा सकते टॉक के आगे। हमें पता है यहाँ पर कि शी के बाद जब डज आया है तो इसका मतलब कि ये किस तरीके से हमें आगे प्रोसीड करवा रहा है। फिर आता है ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू।
वो तुम्हारा वेट कर रहा है, अभी भी कर रहा है। बीन का मतलब यह है कि स्टिल अभी हो रहा है वो काम। लेकिन हैज बीन है, इसका मतलब किसी थर्ड पर्सन के लिए कहा जा रहा है कि वो वेट कर रहा है। ठीक। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक चार्ट छोटा सा बना हुआ है, बी, डू और हैव। बेसिकली बी के अंदर ये तीन हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये आपने याद करने पड़ेंगे, बहुत इजी से हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग, ये बी फॉर्म के अंदर आते हैं। डू फॉर्म के अंदर हमारे पास आते हैं डू, डज और डिड। इन तीन का मैं आपको बता देती हूँ। डू जो है वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ या मैं जिस सामने वाले की बात कर रही हूँ और वो एक हो, उसके लिए डू इस्तेमाल होता है। डज इस्तेमाल होता है किसी थर्ड पर्सन के लिए, चाहे वो ही हो या फिर शी हो। डिड इस्तेमाल होता है पास्ट टेंस के लिए। ठीक है। या फिर कोई चीज पास्ट के लिए इस्तेमाल हो रही है। हैव के अंदर भी इसी तरीके से हैव, हैज और हैड। हैव जो है वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। हैज थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है और हैड पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लरल हो। होप सो इट्स क्लियर। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इसको हमें बहुत ज्यादा कोई बाकायदा तौर पे याद करने की जरूरत नहीं है, ये हैं ही इतने से, इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब्स कोई नहीं है। इज, एम, आर। वॉज के साथ verb लगाते हैं। वॉज जो है वो है प्रेजेंट फॉर्म है, और मतलब प्रेजेंट फॉर्म बोल रही हूँ, सिंगुलर फॉर्म है, और वर्ड जो है वो प्लरल फॉर्म है। बीन और बीइंग भी इसी तरीके से है। ठीक। ये हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गए। उसके बाद आते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स के अंदर हमारे पास ये टाइप है ऑक्सिलरी वर्ब्स की, जो कि एक्सप्रेस क्या करती है, एबिलिटी को, या फिर कोई परमिशन ले रही होती है, या फिर कोई पॉसिबिलिटी बता रही होती है, या फिर अब कोई ऑब्लिगेशन बता रही होती है। जैसे कि एबिलिटी के अंदर आता है कैन और कुड। ठीक। चले हम पहले परमिशन से स्टार्ट करते हैं। परमिशन के अंदर हमारे पास आता है कैन या फिर मे। ठीक है। जैसे कि मे आई कम इन, या फिर कैन आई ओपन द डोर। इसमें हम परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं ये कर लूं, कैन आई डू दिस, मे आई डू दिस। ठीक। तो कैन और मे इसके अंदर यूज होते हैं। इसके अंदर कुड भी यूज हो सकता है, लेकिन बहुत ही अगर आप पोलाइट वे के अंदर किसी को कह रहे हैं, जैसे कि अगर मैं किसी बहुत बुजुर्ग आदमी को कह रही हूँ कुड यू प्लीज टेक अ साइड, तो मैं यहाँ पर परमिशन के लिए कुड भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक। फिर एबिलिटी के पास हमारे अंदर हमारे पास आता है कैन और कुड। यानी कि एबिलिटी आप अपनी शो करें, जैसे कि आई कुड नॉट सिंग वेल बट नाउ आई कैन। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं पहले नहीं अच्छा गा सकती थी, बट अब मैं अच्छा गा सकती हूँ। आई कैन, मैं कर सकती हूँ ये, या वो कर सकती है ये। कोई भी चीज जिसके अंदर हम अपनी एबिलिटी को बता रहे हो, वो कैन और कुड के अंदर आएगा। कुड पास्ट के लिए यूज होगा, कैन प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक। पॉसिबिलिटी के अंदर हमारे पास कुड, मे और माइट आता है, जैसे कि इट कुड रेन, इट मे रेन और इट माइट रेन। अच्छा, है एक ही चीज, पॉसिबिलिटी बता रही है, लेकिन तीन अल्फाज क्यों है इसके? ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। कहीं कुड इस्तेमाल हो रहा है, कहीं मे इस्तेमाल हो रहा है, कहीं माइट इस्तेमाल हो रहा है, क्यों? वो इस वजह से क्योंकि ये आपके पास बता रहे होते हैं कि कितने चांसेस हैं, बेसिकली इंटेंसिटी बता रहे होते हैं। अगर कुड यूज हुआ है, जैसे इट कुड रेन, तो चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं कि बारिश हो जाएगी। अगर है इट मे रेन, तो इसका मतलब चांसेस वीक हैं, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, 50-50 है। अगर इट माइट रेन है, तो इसका मतलब है बहुत ही लीस्ट चांसेस हैं, बहुत ही कम चांसेस हैं बारिश होने के। तो ये है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास आता है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन के अंदर कुड, शुड और मस्ट यूज होता है। ये भी बिल्कुल पॉसिबिलिटी की तरह है। ऑब्लिगेशन के अंदर भी हमारे पास आपको बेसिकली एक सजेशन दी जा रही है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कोई सजेशन देना। ठीक है। आपको यहाँ पर सजेशन दी गया, जब भी आपको कोई सजेशन दे रही हो, तो आप ये तीन लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ वर्ब। ठीक है। अब आपने क्या करना है, एज अ मॉडल वर्ब। अब आपने क्या करना है, अब आप जब ये तीन अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, अब इन तीन का भी ऐसा ही है कि इंटेंसिटी और अर्जेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अर्जेंट है कोई काम। जैसे कि अगर मैं कुड इस्तेमाल करी, यू कुड गो टू डॉक्टर। अब मैं अगर कुड इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसका मतलब है मैं सिर्फ और सिर्फ एक सजेशन दे रही हूँ, आपकी मर्जी है आपने जाना है या नहीं जाना। यू शुड गो टू डॉक्टर,
इसका मतलब ये है कि मैं आपको कह रही हूँ कि तुम्हें चले जाना चाहिए। मैं इसके ऊपर ज्यादा इन्हांस कर रही हूँ, लाइक वही वाली बात है, 70 to 60% मैं कह रही हूँ कि भाई जाना चाहिए। अगर मैं कहूंगी यू मस्ट गो टू डॉक्टर, तो इसका मतलब है आपको जरूर जाना चाहिए। मतलब अर्जेंसी बहुत ज्यादा हो गई है कि इसको बिल्कुल भी डिले नहीं किया जा सकता। होप सो इट्स क्लियर। मॉडल वर्ब्स यही है कि इसके अंदर सिर्फ एबिलिटी दिखाई जाएगी, परमिशन, पॉसिबिलिटी या फिर ऑब्लिगेशन होगी, यानी सजेशन। ये चार चीजें जो है ना, वो ये एक्सप्रेस करते हैं ये तमाम वर्ब्स। ठीक। फिर आते हैं हमारे पास रेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स ये दोनों भी थोड़े से डिफरेंट हैं, मतलब इनकी ये भी एक अलग तरह की टाइप है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब ये अलग तरीके से बेस्ड हैं। ठीक है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ये अलग तरीके से बेस्ड हैं। मॉडल और हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो एक अलग तरीके से बेस्ड हैं। इसी तरीके से रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स जो हैं वो एक अलग तरीके से बेस्ड हैं। रेगुलर वर्ब में क्या होता है कि इनको एडिशन होती है अपने आगे, ई डी की एडिशन करनी होती है इनको अपने वर्ड्स के आगे, जब वो यूज किए जाते हैं पास्ट में या फिर पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म के अंदर। जब वो उसके अंदर यूज किए जाते हैं पास्ट फॉर्म के अंदर, तो वो अपने आगे क्या लगा देते हैं, ई डी की, ई डी का वर्ड लगा देते हैं, लेटर्स लगा देते हैं। ठीक। जैसे कि वॉक। अच्छा, यहाँ पर ये के है, वॉक। तो जब जब अगर बात होगी पास्ट की तो हो जाएगा वॉक, और पास्ट पार्टिसिपल की तो वॉक्ड। इस तरीके से वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। इसी तरीके से जंप, जंप्ड, जंप्ड। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे पास रेगुलर वर्ब के अंदर है। अब इरेगुलर वर्ब इससे बिल्कुल डिफरेंट होगा, इस ये फॉलो नहीं करेगा ईडी वाले रूल को। जैसे कि ऐसे एग्जाम्पल्स जो कि पास्ट के अंदर अलग और पास्ट पार्टिसिपल के अंदर अलग हो जाते हैं और वो ईडी वाली फॉर्म को नहीं इस्तेमाल करते उनके रूल्स को। जैसे कि ईच, तो उसका पास्ट फॉर्म है एट और इसका पास्ट पार्टिसिपल है ईटन। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। अब ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि बाकायदा तौर पे आपको मेमोराइज करने पड़ते हैं। ठीक है। इसकी आप लोगों को लिस्ट इंशाल्लाह ताला मैं फ्री होंगी तो मैं इसकी लिस्ट बना के आप लोगों को शेयर करूंगी, जिसमें मोस्टली जितने भी हमारे रेगुलर यूज किए हुए वर्ड्स होते हैं इरेगुलर वर्ब्स, वो वहां पर रिटन होंगे अपनी पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म के अंदर। तो वो आप लोग देख के उसको मेमोराइज कर लीजिएगा। ये वही वाला रूल है जैसे कि अगेंस्ट द लैंग्वेज रूल होता है ना, अलग सी एक एक्सेप्शंस होती हैं कुछ, इरेगुलर वर्ब्स भी वो एक्सेप्शन ही है। ठीक। इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट। लास्ट हमारे पास है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स के अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होते हैं दो या फिर दो से ज्यादा अल्फाजों के। यूजुअली ये वर्ब और प्रेपोजिशन मिला के बनते हैं या फिर वर्ब और एडवर्ब मिला के बनते हैं। इनके मुख्तलिफ तरह की मीनिंग्स होती हैं। इनको हमें बाकायदा तौर पे याद करना पड़ता है। ये कोई भी रूल को फॉलो नहीं करते और ना ही ये सेल्फ कंस्ट्रक्टेड होते हैं, यानी खुद से हम नहीं बना सकते हैं, नहीं, ये बाकायदा तौर पे एक होते हैं। जैसे कि टेक ऑफ। अब टेक ऑफ जो है वो दो वर्ड्स हैं, टेक अलग है और ऑफ अलग है। ठीक है। टेक जो है वो वर्ब है और ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन है। टेक ऑफ के अलग अलग मतलब है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ टेक ऑफ योर शर्ट, ठीक, या टेक ऑफ योर शूज, ठीक, तो आपने अपने शूज उतारने। ठीक, आपने शूज उतार दीजिए। आपने कोई जैकेट पहनी हुई है, आप वो रिमूव कर दीजिए, इसका मतलब ये भी। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ द प्लेन इज टेकिंग ऑफ, प्लेन क्या कर रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, तो इसका एक डिफरेंट मीनिंग है। इसी तरीके से पुट ऑन। पुट ऑन जो है वो एक ये वाली चीज भी होती है, पुट ऑन योर सीट बेल्ट, मतलब अपना सीट बेल्ट जो है वो पहन लो। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि पुट ऑन द लाइट्स, यानी ऑर्गेनाइज करो या होस्ट करो किसी भी इवेंट को। ठीक। या फिर आप इसको ये भी ले सकते हैं कि आप एक्टिवेट करें लाइट्स को, लाइट्स को जला दें। ठीक। मेल्ट डाउन। मेल्ट डाउन को एक हम फिजिकल चेंज में भी ले सकते हैं, जैसे कि द आइस क्यूब मेल्टेड डाउन इन द वार्म वाटर। ये भी कर सकते हैं कि आइस क्यूब क्या हो गई, मेल्ट डाउन हो गई, पिघल गई है। ठीक। लेकिन हम इसको एक और तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे शी हैड अ मेल्ट डाउन ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट। वो बहुत ज्यादा, उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रहा और वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो गई और उसने मतलब वो रोने लग गई या इमोशन के अंदर आ गई।
ये भी एक मतलब होता है इसका। तो इस तरीके से हमारे पास ये फ्रेजल वर्ब वो होते हैं जो कि दो या दो से ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड से बनते हैं। ठीक। ये कोई रूल फॉलो नहीं करते, इनको आपको बाकायदा तौर पे याद करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत थोड़े से होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते। जैसे हमारे पास जो इरेगुलर वर्ब्स थे वो ज्यादा हैं बनिस्बत एक फ्रेजल वर्ब के। ठीक है, ये हमारे पास सारे वर्ब्स हो गए। अब इतना ज्यादा। अच्छा, हमने जो ये सारा का सारा फ्रेजल वर्ब वगैरह सब पढ़ लिया है, तो इसकी 9 टाइप्स हमने पढ़ी हैं। इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, या फिर आप लोगों के पहले को जो क्वेश्चंस होते हैं पहले वो ले लेते हैं, फिर इसको रिकॉल करते हैं। एनी क्वेश्चन? जिन जिन लड़कियों ने क्लास नहीं ली है उन्होंने अपना बहुत ज्यादा नुकसान किया है, क्योंकि ये वर्ब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब के बगैर, विदाउट अ वर्ब, कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं किया जा सकता। ओके। अब हम इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हमने ये पढ़ा कि वर्ब क्या होते हैं। वर्ब जो है वो एक एक्शन वर्ड होता है, ऐसे अल्फाज जो कि एक्शन को एक्सप्रेस करते हों, या फिर वो स्टेट ऑफ बीइंग हो, और या फिर वो किसी भी इवेंट को बता रहा हो। ठीक, वो होता है वर्ब। इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों के सामने बता देती हूँ। फिर हमने वर्ब की टाइप्स पढ़ी थी, जिनमें से सबसे पहला था एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब यानी कोई भी एक्शन जो हो रहा हो उसको एक्शन वर्ब कहते हैं, जिसमें कोई एक्शन हो रहा हो, चाहे मेंटली हो रहा हो या फिजिकली हो रहा हो। ठीक। इसके अलावा हमारे पास आते हैं स्टेट ऑफ वर्ब। स्टेट ऑफ वर्ब के अंदर कोई ओपिनियन हो या कोई थॉट हो या सेंस परसेप्शन, ये तमाम चीजें कोई सी भी ऐसी हों जिसके अंदर हम स्टेट बता रहे हो किसी भी चीज की, जैसे आई एग्री। तो इसके अंदर आई के बाद जो एग्री आ रहा है वो कोई मेंटल वर्क वर्क नहीं है, कोई मेंटल एक्शन नहीं है, ना ही कोई फिजिकल वर्क है। लेकिन वहां पर हम क्या करें, एक स्टेट बता रहे हैं कि मैं एग्री हूँ, या वो बिलीव करती है। वो इसी तरीके से स्मेल या लुक या अपेयर, लव, हेट, ही, हैव, हैज, हैड, एम, इज, लिव्स, ये तमाम पोजीशंस वगैरह, ये सारी की सारी स्टेट ऑफ वर्ब होती है। फिर आता है हमारे पास, ये दो हमारे पास एक बेस के ऊपर होते हैं, यानी हमारे पास जो एक्शन वर्ब है वो, और स्टेट वर्ब जो है वो एक अलग बेस के ऊपर टाइप है। इसके बाद आता है हमारे पास ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, ये एक अलग बेस के ऊपर टाइप है। ये तभी आपको पता चलेगी जब आप किसी सेंटेंस के अंदर इसको यूज करेंगे, कि आपको पहले से कोई सेंटेंस दिया होगा और पूछ रहे होंगे कि आप इसमें बताएं कि ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो आपको फिर बताना पड़ेगा। जैसे कि ही जम्प्स। अब इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। जैसे ही जम्प्स के बाद भी बात समझ आ रही है कि क्या सेंटेंस है, सेंटेंस पूरा समझ आ रहा हो। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिसके आगे, वर्ब के आगे कोई ऑब्जेक्ट ना हो। ठीक। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट की उनको नीड होती है, अदरवाइज बात समझ नहीं आती। जैसे कि आई लव व्हाट, आई लव माई कंट्री। ठीक। इसी तरीके से हमारे पास जो आगे जो हमारे पास आएगी वो है ऑक्सिलरी वर्ब और फ्रेजल, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो और मॉडल वर्ब दोनों एक अलग टाइप हैं, अलग बेस के ऊपर एक अलग टाइप है। जैसे कि ये सपोर्ट करती है मेन वर्ब को, ऑक्सिलरी वर्ब, और फ्रेज जो मॉडल वर्ब होती है वो भी ऑक्सिलरी वर्ब की एक अलग से टाइप टाइप की होती है। मतलब उसके अंदर भी वही तमाम चीजें जो है वो हो रही होती हैं, लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव से। ठीक है, जैसे कि आई एम कुकिंग फूड, इसमें जो एम है वो कुकिंग फूड को बता रहा है कि अभी ये काम हो रहा है, कि आगे कौन सा वर्ब की कौन सी स्टेट यूज होगी, पास्ट वाली यूज होगी, प्रेजेंट यूज होगी, पास्ट पार्टिसिपल यूज होगी, क्या यूज होगी। इसके ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये याद करने पड़ेंगे। इनकी तीन है, ये बी होती है एक, और डू होती है, और एक हैव होती है। डू के अंदर हमारे पास डू, डज, डिड आता है। हैव के अंदर हैव, हैज, हैड आता है। बी के अंदर इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, बीन एंड बीइंग आता है। ठीक। इस जो है वो आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी भी थर्ड पर्सन के लिए। एम जो है वो आप अपने लिए यूज करते हैं। आर जो है वो आप सेकंड पर्सन या फिर प्लरल के लिए इस्तेमाल करते हैं। वॉज और वर जो है वो पास्ट के लिए होता है, लेकिन वॉज जो है वो सिंगुलर के लिए होता है, वर जो है वो प्लरल के लिए होता है। बीन और बीइंग का भी यही हिसाब है।
इसके बाद हमारे पास आते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स के अंदर ये टाइप होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की, लेकिन ये पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, परमिशन और एबिलिटी को दिखा रहे होते हैं। जैसे परमिशन हमें अगर किसी से लेनी हो तो मे और कैन का यूज किया जाता है। जैसे मे आई गो टू द वॉशरूम, या कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये तमाम चीज होती है। कुड भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप पोलाइट वे के अंदर बोल रहे हैं तो आप कुड इस्तेमाल कर सकते हैं। एबिलिटी के अंदर आप बता रहे होते हैं कि ये एबिलिटी है, जैसे आई कुड नॉट परफॉर्म वेल, ठीक है, या आई कैन डू दिस थिंग, आई कैन डू एनीथिंग। इसके अंदर कुछ भी आ सकता है। तो एबिलिटी आप बता रहे हो। तो पॉसिबिलिटी होती है यानी किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी ये है कि ये हो जाएगा या नहीं होगा। जैसे हमने रेन की बात की थी स्टार्ट के अंदर, तो इट मे रेन, या इट कुड रेन, इट माइट बी रेनिंग। तो इस तरीके से हम पॉसिबिलिटी बता रहे होते हैं कि आया ये होगा या नहीं होगा। तो इसके अंदर जो कुड होता है वो सबसे पहले वो यूज किया जा रहा होता है। बहुत ज्यादा बेसिकली ये डिपेंड करता है कि स्ट्रांगनेस कितनी है। तो जब पुट की बात की जाती है तो वो चीज स्ट्रांग हो जाती है। यानी अगर आपको कोई पॉसिबिलिटी स्ट्रांग में बतानी है तो आप वहां पर कुड इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप मे में बता रहे हैं तो वो वीक होगी, वो पॉसिबिलिटी वीक होगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि आज इंटरनेट बंद हो जाएगा, तो उसके अंदर अगर मैं मे इस्तेमाल करूंगी, मे इट में, जैसे मैं अगर कुछ और बात करूं, जैसे इट में स्नोफॉल टुडे, तो मैं उसके अंदर फिर मे का इस्तेमाल करूंगी अगर वो वीक के अंदर होगा। और माइट इस्तेमाल तब करूंगी जहां पर बहुत ज्यादा कम चांसेस होंगे किसी भी चीज की होने के, जिसको मैं बताना चाह रही हूँ। ऑब्लिगेशन के अंदर हम बेसिकली सजेशन बोलते हैं इसे, ऑब्लिगेशन और सजेशन। तो ऑब्लिगेशन के अंदर क्या होगा? नहीं, असल में बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपकी बात क्या हो रही है। कुड हम एबिलिटी के अंदर भी इस्तेमाल करें, पॉसिबिलिटी के इस्तेमाल करें, ऑब्लिगेशन के अंदर भी इस्तेमाल करें। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जब आप एबिलिटी बता रहे होंगे किसी की, तो वहां पर किसी को ये तो नहीं लगेगा ना कि आप पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं। वो आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप बताना क्या चाह रहे हैं। फिर उसके हिसाब से जो आपकी अर्जेंसीज होंगी उसके हिसाब से आप यूज करेंगे। पॉसिबिलिटी का आपने यूज करना है तो आपने क्या स्ट्रांगनेस में यूज करनी है, या वीक में यूज करनी है, या लीस्ट चांसेस में यूज करनी है, ये फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। लेकिन सेंटेंस आपको बताएगा कि आप परमिशन ले रहे हैं, या एबिलिटी बता रहे हैं, या पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, या ऑब्लिगेशन बता रहे हैं। ठीक। जैसे ऑब्लिगेशन के अंदर यानी सजेशन के अंदर हम बेसिकली यूज करते हैं ये तीन वर्ड्स, कुड, शुड और मस्ट। इसके अंदर ये होता है, कुड जब आप बता रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक जनरली सजेशन दे रहे हैं। शुड के अंदर ये होता है कि आप एक मतलब उसको आगे पास कर रहे हैं कि नहीं ये तुम्हें करना चाहिए। और जब मस्ट की बात आ जाती है ना, जैसे अगर मैं कहूँ यू ऑल मस्ट बी इन द क्लास, इसका मतलब है इसके आगे कोई और बात नहीं हो सकती, अर्जेंट है ये बहुत सारा। ठीक है। सेंस ऑफ अर्जेंसी बहुत ज्यादा है इसके अंदर। तो ये तब वहां होगी। ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास आता है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। ये एक अलग टाइप ऑफ वर्ब्स होते हैं। जैसे कि रेगुलर वर्ब जो होते हैं वो अपने आगे जब पास्ट या फिर पास्ट पार्टिसिपल की बात की जाती है, जब हमें उनको पास्ट या फिर पास्ट पार्टिसिपल के अंदर यूज करना होता है, तो वो ईडी अपने आगे लगा देते हैं। जैसे वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉच, वॉच्ड, जंप, जंप्ड। ठीक। इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो कि इस ईडी वाले फॉर्मूले को यूज नहीं करते, वो इस रूल को ही फॉलो नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो अपने आगे कुछ भी लगा देते हैं। ठीक है। जैसे ईट, एट, ईटन। अब इसका पास्ट अलग है, पार्टिसिपल अलग है। ठीक है। या फिर अगर पास्ट या फिर पार्टिसिपल अलग ना भी हो, एक ही जैसा हो, जैसे ईट, एट, एट ही हो, लेकिन वो ईडी वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं कर रहे, तो फिर वो इरेगुलर वर्ब्स के अंदर आते हैं। ये बहुत सारे हैं, इसको बकायदा आपको याद करना पड़ता है क्योंकि ये रूल को फॉलो नहीं करते। जैसे एट या ईटन है, इसके अंदर एक अलग चीज इजाफा हुआ है। ये बेसिकली जिसको हम कहते हैं ना एक अलग से कॉन्सेप्शन जो होती है, वो है ये बिल्कुल डिफरेंट चीज। ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास आता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब के अंदर ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कॉम्बिनेशन होते हैं दो या दो से ज्यादा अल्फाजों का। मोस्टली ये वर्ब और प्रपोजिशन का कॉम्बिनेशन होते हैं, या फिर वर्ब और एडवर्ब का कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे कि टेक ऑफ, कम अप विद, पुट ऑन, मेल्ट डाउन। ये ना ही रूल्स को फॉलो करते हैं, ना ही ये सेल्फ कंस्ट्रक्टेड होते हैं, और इनकी मल्टीपल मीनिंग्स होती हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इसको सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको इनको मेमोराइज करने की जरूरत होती है।
ठीक है, तो ये जितने भी होंगे उनको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? अब आप बकायदा तौर पे इनको मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। आप जैसे ही जैसे इंग्लिश से फेमिलियर होते जाएंगे तो आपको ये चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी कि आपने टेक ऑफ अगर आपने यूज करना है तो उसको आप कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कम अप विद यूज करना है तो आप उसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पुट ऑन, इस तरीके से मेल्ट डाउन। तो ये तमाम ऐसे अल्फाज जो कि दो या दो से ज्यादा कॉम्बिनेशन होते हैं, वर्ब के साथ होते हैं, तो वो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब के अंदर आता है। इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कर लीजिए, अदरवाइज फिर अपनी क्लास एंड करते हैं। अच्छा, वर्ब जो कनेक्टेड होते हैं वो बेसिकली हमारे पास जितने भी ऐसी पास्ट या प्रेजेंट या फिर पास्ट पार्टिसिपल के अंदर जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, वर्ब उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो जब हम प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, ये सारे के सारे टेंसेस जितने ही हम पढ़ेंगे, तब हमें वर्ब के बारे में बहुत ज्यादा और ज्यादा चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी कि वर्ब हमारा किस किस जगह पे किस किस तरीके से यूज किया जाता है। आज की क्लास को हम फिर यहीं एंड करते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम।